तो हमने स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट्स फॉर फाइनल अकाउंट। अब एडजस्टमेंट चैप्टर आने के लिए ऑब्वियसली पहले फाइनल अकाउंट्स जो बेसिक वाला है वो आना चाहिए। एडजस्टमेंट उससे आगे का स्टेप है। यह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एक ही किया था, ये वाला सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। और इसमें फिर से देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स को कैसे, एडजस्टमेंट्स बीच में क्या रोल प्ले करते हैं। देखो, हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और जिस चीज को जहां डालना होता है उसको वहां डालेंगे अपने, मतलब ट्रेडिंग में, पी एंड एल में, जहां पर भी उसकी जगह होती है। जब हम, एक सेकेंड, इसमें क्या इशू है? हाँ, जब कोई चीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट नीचे लिखी होगी तो बस उसकी एडजस्टमेंट का ध्यान रखेंगे। एडजस्टमेंट से क्या फर्क पड़ता है वो तब पता चलेगा, पर बाकी चीजों में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर एडजस्टमेंट लिखी हुई है मशीन पे डेप्रिसिएशन करने की, सेकंड में प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो जब मैं मशीनरी लिखूंगा ना, जिस टाइम पर ये रहा मशीनरी बैलेंस शीट में, उस टाइम पर इस पे ध्यान दूंगा कि इसकी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, अभी फॉर्मेट ड्रॉ करो पहले तो, और यूट्यूब को बंद कर दो। फॉर्मेट ड्रॉ हो गया? सर ने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, और कृति जी बहुत जल्दी आ गई हैं आप क्लास में, क्योंकि आपका टेस्ट ही नहीं हुआ होगा टाइम पे।
सर टेस्ट आया ही 411 पे था। टेस्ट लेट आया पहले तो, ऊपर से 10 मिनट एक्स्ट्रा आपने ले लिए होंगे। चलो जो भी है, ये फॉर्मेट हमने सारे ड्रॉ कर दिए, ट्रेडिंग कर दिया, P&L कर दिया और बैलेंस शीट भी कर दिया। अब जैसे जैसे जो चीज दी है, जैसे हम नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे, बस जब एडजस्टमेंट कुछ लिखी होगी तो वो देखते हैं। तो अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और देखो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये ना थोड़ा डिस्टरबेंस कॉज करेगा। मेरा तो सिर दर्द हो ही चुका है सुबह से, पर अनअवॉइडेबल है, कुछ कर नहीं सकते ना, क्या क्या करें। कैश इन हैंड 31,700 एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, परचेजेस 406,750। अब परचेज का परचेज रिटर्न है कोई, एक रिटर्न इनवर्ड है हमारे पास, और रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? हाँ, रिटर्न आउटवर्ड दोनों है हमारे पास, दोनों है। तो अब हमारे पास परचेज रिटर्न भी है, सेल रिटर्न भी है। परचेज को इनर कॉलम में लिखेंगे 406,750 ट्रेडिंग में। ठीक है, अभी देखो इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। कैश हमने सबसे पहले लिखा, उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। और परचेज से रिलेटेड एक चीज ध्यान रखो, ये थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो। A fire occurred on 1st April 2018 destroying goods costing 5,000 rupees। दो चीजों का ध्यान रखना। हम अकाउंट किस दिन के बना रहे हैं? हम अकाउंट्स किस दिन के बना रहे हैं? 31 मार्च 2018। हाँ, ये ट्रांजैक्शन किस दिन हुई? ये एक एडजस्टमेंट है, पर इसकी डेट क्या है? 1st अप्रैल 2018। क्या ये इस ईयर की ट्रांजैक्शन है? नहीं तो क्या सर, इसका कोई इफेक्ट, इससे कुछ फर्क पड़ता है हमारे अकाउंट्स पे? नहीं। नहीं सर। ये लिखी क्यों है? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। वैसे अगर ये इसी ईयर में हुई होती तो हाँ, हम इसका देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अनरिकॉर्ड, ये एडजस्टमेंट है, मतलब ये चीज अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, मतलब परचेज को कम कर देते 5,000 से, और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर नाम का एक्सपेंस P&L में लिख देते। अगर ये इसी ईयर में हुई होती तो, पर ये फायर 1st अप्रैल 2018 को लगी है और गुड्स भी डिस्ट्रॉय जो हुए वो उसी दिन हुए। हमें हमारा कोई लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे जो पर्टिकुलर ईयर है जिसके हम अकाउंट्स बना रहे हैं उस ईयर को पर्टेन ही नहीं करता। ये नेक्स्ट ईयर की बात है, एक ही दिन का फर्क है, पर एक ही दिन में ईयर बदल गया ना। तो ये हमने, इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। तुम समझ गए? अगर ये ड्यूरिंग द ईयर ही हुआ होता, उस केस में क्या करते? परचेज को कम कर देते 5,000 से, और उसका जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड करते P&L में। एडजस्टमेंट को बेसिकली करना क्या होता है? एडजस्टमेंट मतलब कि ये वाली जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, जो भी एडजस्टमेंट में लिखी है। जैसे एडजस्टमेंट में लिखा है कि मशीन पे डेप्रिसिएशन है 10%, ये नीचे लिखा है, मतलब हम रिकॉर्ड करना भूल गए मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन। अब इसकी जर्नल क्या होगी? इसकी जर्नल होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, तो इसके दो जगह इफेक्ट आएंगे। एक इफेक्ट क्या है कि डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, तो हम उसको लिख देंगे P&L अकाउंट में। दूसरा इफेक्ट क्या है? क्रेडिट में क्या हो रहा है? टू मशीनरी, मशीन की वैल्यू 10% से कम हो जाएगी, तो दूसरा इफेक्ट है मशीन से माइनस कर देंगे। बस यही होती है एडजस्टमेंट। अब इस एडजस्टमेंट का भी रोल होता अगर ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ होता, पर ये तो हुआ ही 1st अप्रैल को है, तो हमारे इस क्वेश्चन में थर्ड एडजस्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसको मैंने इसीलिए क्रॉस किया है। बाकी एक डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, एक कार की है, ये वाली तो कैंसिल हो गई, और क्लोजिंग स्टॉक की है। क्लोजिंग स्टॉक तो हम पहले भी देखते आए हैं, और एक और हिडन एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, वो जब उस पर पहुंचेंगे तब देखते हैं। परचेज लिख दिया हमने, सेल 987,800, सेल्स लिखो इनर कॉलम में।
नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, मेरे को बताओ रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न है परचेज रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स में से सब्ट्रैक्ट होता है 6800। वेजेस 104800 डायरेक्ट एक्सपेंस है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 63000 लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स 1,45,000। कैपिटल अकाउंट 710। ये सब वो है जो तुम्हें पता है फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर से, इसीलिए मैं इन पे डिस्कस नहीं कर रहा, इतना तो हमें आता है। जब एडजस्टमेंट वाला पार्ट आएगा उसको डिस्कस करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज रिटर्न होता है 5,000 रुपीज। पावर एंड फ्यूल ये कहाँ जाएगा? इसका आंसर दो, पावर एंड फ्यूल किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग, क्योंकि पावर एंड फ्यूल ये हमने पढ़ रखा है, ये वो वर्ड्स हैं जो, ये वो चीजें हैं जो फैक्ट्री में यूज होती है, पावर और फ्यूल, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। 47,300। ड्राइंग्स 52,450। अब ड्राइंग से रिलेटेड ना कुछ और एडजस्टमेंट भी है, इसको भी देखते हैं। देखो, the car was sold at book value on 1 April and the cash used for personal need by Mr. account for this left unrecorded। इसके लैंग्वेज में कुछ इशू है ये क्वेश्चन के ना, क्या या तो ये ठीक से टाइप नहीं हुआ। एक सेकंड, द कार वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू, कौन सी कार? अच्छा ये वाली कार, ये कार वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017। ये तो बैलेंसेस ही 310318 के हैं, तो ये कार को 1 अप्रैल को बेच दिया, तो इसका बैलेंस कैसे है? अच्छा ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो शायद वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, the car was sold at book value on 1 April 2017 and the cash was used for personal need by Mr. Anand account for this left unrecorded whatever। अब तुम इसका मतलब समझो कि क्या है। चलो ऐसा है, जब कार पे आएंगे ना तब इस चीज को डिस्कस करते हैं, अभी कैपिटल को क्लोज मत करना। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है जो कार और ड्राइंग से रिलेटेड है। हमने एक बिजनेस की कार बेची और वो पैसे ओनर अपने पास ले गया, तो एक तो गाड़ी बिक गई और एक पैसे ड्राइंग्स की फॉर्म में चले गए। पर जब हम इस पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी जब कार पे आते हैं तब डिस्कस करते हैं, तब तक बाकी चीज। कैरेज ऑन सेल्स, मैंने कैरेज इनकर करा है सेल्स पे, ये कैरेज आउटवर्ड होता है। तो मतलब तुम्हें पता ही है सेल वाला जो कैरेज है वो मैन्युफैक्चरिंग में तो नेसेसरी नहीं था, वो तो बेचने के लिए नेसेसरी था, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज ऑन सेल्स 32,000 P&L में आ जाएगा। ठीक, और कैरेज ऑन परचेज 20,400, ये नेसेसरी था। अगर हम ये कैरेज इनकर ना करते
तो ये कैरेज इनकर किए बिना तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं पाते क्योंकि गुड्स ही नहीं आते हमारे पास। तो 20,400 कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट है। Stock on 1st April 2017, 57,600. Opening stock. बिल्डिंग 3,50,000। अच्छा डेप्रिसिएशन है, मशीन पे है, ठीक है, बिल्डिंग पे कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग 350 एसेट। कार 50,000। अब यहाँ पर वेट करो, मतलब आप कार इनर कॉलम में लिखो, जिसकी भी एडजस्टमेंट होती है उसे इनर कॉलम में लिखो क्योंकि उसमें चेंजेस होते हैं। ये जो ट्रायल बैलेंस है ये बना है 31/03/2018 का, मतलब वो दिखा रहा है कि 31 मार्च 2018 को हमारे पास ये सारी चीजें थी। ठीक, नीचे एडजस्टमेंट ये बोलती है कि ये जो कार है ना ट्रायल बैलेंस में, ये वाली कार आपकी, ये तो बिक चुकी है 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल को ही बिक चुकी थी। तो क्या 31 मार्च के कोई दिन मेरे पास कार होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और हुआ क्या, अब जब गाड़ी बेची, दो इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर मैं कार को बेच रहा हूं, तो दो इफेक्ट्स ये होते हैं कि कैश आया, कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कार। इसकी एंट्री क्या होती? इसकी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिटेड टू कार अकाउंट। कार हमने बेच दी, 50 की बेच दी, बोला है बुक वैल्यू पे ही बिक गई, तो बुक वैल्यू मतलब जितने की बैलेंस, जितने की मेरे पास अकाउंट्स में थी, 50 की थी, 50 की बिक गई। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक आप कैश में ऐड कर दोगे और एक आप कार से माइनस कर दोगे। पर आगे देखो, जो कैश था ना वो बिजनेस में रहा नहीं। कैश तो मैं तब डेबिट करूंगा कि पहले बिजनेस में पैसा आया, पर वो उसके बाद बचा नहीं, कहाँ गया वो कैश? ये कैश वाज यूज्ड फॉर पर्सनल नीड बाय द ओनर। जो ओनर है इस कैश को वो ले गया। तो अब मेरे को ये बताओ, अब क्या एंट्री होगी? इसके बाद क्या एंट्री होनी चाहिए थी? अगर कैश ओनर ले जाए तो क्या एंट्री होती है? ड्राइंग्स अकाउंट टू कार। ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स हो गई। मतलब मैं सीधा सीधा एक एंट्री भी कर सकता था, ड्राइंग्स टू कार, क्योंकि कैश और कैश तो कैंसिल ही हो गए ना। बिजनेस में कैश आया फिर चला गया, तो कैश तो जीरो ही हो गया, अल्टीमेटली हमारे पास आया ही नहीं, आ करके ओनर ही ले गया। अल्टीमेट इफेक्ट क्या है इस अनरिकॉर्डेड चीज का? एक, आपकी कार बिक चुकी है तो कार में से माइनस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट, ये ड्राइंग्स डेबिट हो रहा है ना, आपकी ड्राइंग्स 50,000 से और बढ़ गई। क्या समझ में आया सबको इसके दो इफेक्ट्स? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर कैश में क्यों नहीं प्लस कर रहे? क्योंकि कैश बिजनेस में रहा ही नहीं ना, हमने गाड़ी बेची और वो पैसे ओनर अपने पास घर ले गया। तो दो इफेक्ट्स क्या हुए, इस कार में से माइनस कर दो, ये तो अब तुम्हारे पास बची नहीं है, तो अनरिकॉर्डेड रह गया ये कि तुम्हारे पास दिख रहा है कि कार है, बट एक्चुअली तो आप बेच चुके हो। कार सोल्ड, 50 की ही बिक गई थी, तो कार तो है ही नहीं अब हमारे पास, बाहर कुछ भी नहीं। दूसरा इफेक्ट, गाड़ी बेच के सर कैश आया होगा, वो कैश को मेरे को कैश में ऐड करना चाहिए, पर नहीं, बिजनेस में तो कैश रुका ही नहीं, वो कैश आया और ओनर ले गया। तो आप अपनी ड्राइंग्स, इस ड्राइंग्स में यहाँ पे और दोबारा, मतलब ड्राइंग्स में या तो प्लस कर दो, या पहले से ड्राइंग्स माइनस कर रखी है जो दी हुई थी, उसी ड्राइंग्स में मैं दोबारा से एक और एंट्री कर देता हूँ, कार सोल्ड, और वो पैसे हम ले गए इसलिए मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। किसी को डाउट है इसके दोनों इफेक्ट्स में? नहीं है तो अच्छी बात है, फिर आगे चलते हैं। मशीनरी 270, मशीन से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है। पहले मशीन को इनर कॉलम में लिखो 270। अब मैंने इस एडजस्टमेंट को देख लिया, इसको देख लिया, थर्ड तो कोई रोल प्ले करती ही नहीं थी, ये मैंने कर दिया। अब
सेकंड देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। मशीन के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन हमने नहीं लगाया। इसका जर्नल क्या होता है? जर्नल बोलो डेप्रिसिएशन का। Depreciation to machinery. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। आप जर्नल सोच सकते हैं, तो आप सोच लोगे कि क्या दो इफेक्ट्स हैं। ये जर्नल अनरिकॉर्डेड है ना बेसिकली, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर रिकॉर्ड ऐसे नहीं कि पहले जर्नल फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस ना, सीधा जर्नल सोचना है और सीधा इफेक्ट सोचना है कि P&L ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग कहाँ इफेक्ट आएगा। 10% से मशीन को डेप्रिशिएट करना है, मतलब 27,000 से, क्योंकि 2,70,000 की मशीन है, उस पे का 10% 27,000 होता है। इस जर्नल के दो इफेक्ट्स क्या हैं? एक इफेक्ट है कि डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, P&L में चला जाएगा, तो मैं P&L में लिख देता हूं टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में देखो, टू मशीन, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी ना 27,000 से, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया। तो दूसरा इफेक्ट माइनस मशीन में से डेप्रिसिएशन 27,000, 243। ठीक है, सिंपल था। ये भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो हमें आती है, पर वो भी कर लेंगे जब उस पे पहुंचेंगे। सैलरीज 160, सैलरी P&L में जाती है। जनरल एक्सपेंसेस 30,000 P&L। अब इंश्योरेंस, और अब इसको ध्यान से देखना, ये भी एक एडजस्टमेंट है सर। नीचे तो कुछ नहीं लिखा, नीचे नहीं लिखा इसको हिडन एडजस्टमेंट, हम मतलब एग्जैक्टली हिडन भी नहीं, सॉर्ट ऑफ हिडन एडजस्टमेंट कह सकते हैं। इसके ब्रैकेट में कुछ लिखा है जिसकी वजह से एक एडजस्टमेंट बन जाती है इसकी। क्या? इंश्योरेंस 6,000 रुपीज। तो पहले तो आप इसको लिख दो इनर कॉलम में, यहाँ P&L में टू इंश्योरेंस 6,000। फिर डिस्कस करते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट क्या है। अब देखो वो ब्रैकेट में लिखता है एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। सर इससे ये एडजस्टमेंट कैसे बन गया? वो तो बता रहा है कि हमने बस ये अक्टूबर को पे करा। अब देखो हुआ क्या, हम अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ, तो लाइन में सीधी बनती है, ये मैं 2 इयर्स लिख रहा हूँ यहाँ। 1 अप्रैल 2017, ये है 31 मार्च 2018, और ये है 31 मार्च 2019। अब पेन का कलर बदलते हैं क्योंकि आगे की बात अलग समझ जाएगी। देखो अब हमने प्रीमियम पे किस दिन करा है? हमने प्रीमियम पे करा है 1 अक्टूबर 2017 को 6,000 रुपीज, मतलब मिडल ऑफ द ईयर। मैंने यहाँ प्रीमियम पे करा 1 अक्टूबर 2017 को 6,000 रुपीज। ठीक, और क्या लिखा है? एनुअल प्रीमियम। आपको पता है इंश्योरेंस का हर साल एक प्रीमियम जाता है, साल में एक प्रीमियम जाता है, और मैं जिस दिन प्रीमियम पॉलिसी लेता हूँ, मैं जिस दिन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ, उस दिन से ये प्रीमियम स्टार्ट होता है। तो मैंने ये इंश्योरेंस 1 अक्टूबर को लिया होगा। अब इंश्योरेंस का बेनिफिट इंश्योरेंस लेने के बाद से ही स्टार्ट होता है ना। जैसे अगर मैंने इंश्योरेंस 1 अक्टूबर 2017 को लिया है, मेरी फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हुआ होता 1 मई 2017, इस टाइम से पहले, तो मेरे को बेनिफिट थोड़ी ना मिलता, क्योंकि मैंने तो इंश्योरेंस ही इस दिन लिया है, तो इसका बेनिफिट यहीं से शुरू होता है। ये 6,000 रुपीज एनुअल चार्जेस है, मतलब ये नेक्स्ट प्रीमियम आपको कब देना पड़ेगा ये बताओ? 1 एनुअल October मतलब 2018 से। 1 अक्टूबर 2018। तो इस 6,000 का बेनिफिट कब तक मिला आपको? 30 सितंबर 2018 तक। यहां से लेके
यहाँ तक ये बेनिफिट मिल रहा है मेरे को, यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर हमें नेक्स्ट प्रीमियम देना है। अभी भी समझ नहीं आया कि इसमें एडजस्टमेंट क्या करनी है सर? किसी को समझ आया एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी? हाँ जी सर, क्या बताओ? हम इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे 3000 क्योंकि इस मंथ मतलब इस ईयर हमें खाली 6 मंथ्स की मिलेगी हम्म, और फिर एसेट्स में ऐड होगा प्रीपेड इंश्योरेंस का। मेरे को बताओ, आपने ये चीज स्कूल में पहले की हुई थी? नो सर। अभी किया है? खुद से दिमाग लगाया है? हाँ जी। अच्छी बात है। किसी और को समझ में आया हरलीन ने क्या बोला? उसने अभी वो बोल रही है उसने पहले नहीं किया, बताओ उसने भी अभी अभी सोचा है। बाकी तुम में से कोई सोच पा रहा है कि उसने क्या बोला और क्यों बोला? हाँ जी सर। बताइए क्यों? सर क्योंकि 1 अक्टूबर 2017 के बाद जो 6 मंथ्स ही है 31 2018 तक, उसके बाद भी तो वो इंश्योरेंस चलेगी ना तो 6 उसके मंथ्स, बाद उसके को बाद क्या हमें पे बोलेंगे? करनी पड़ेगी नेक्स्ट। उसके बाद को क्या बोलेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ये? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है। अब समझो क्या हुआ यहाँ पे। मैं इस साल सिर्फ उतना एक्सपेंस अपने पी एंड एल में डालता हूँ जिसका बेनिफिट मेरे को इसी साल मिल रहा हो, ठीक है? जो चीज मेरे को फ्यूचर का बेनिफिट देती है वो तो एसेट बन जाती है मेरे लिए। यही तो एसेट की डेफिनेशन है, कोई भी चीज फ्यूचर बेनिफिट मतलब नेक्स्ट ईयर। अब ये इंश्योरेंस का कुछ पार्ट इस साल बेनिफिट दे रहा है और कुछ पार्ट नेक्स्ट साल बेनिफिट दे रहा है। कैसे सर? तुमने जो 6000 पे करे वो 1 अक्टूबर 2017 से 30th सितंबर 2018 तक वैलिड है ना? पर तुम्हारा ईयर तो एंड हो जाता है 31 मार्च को। तो आपका एक्सपेंस तो सिर्फ 31 मार्च तक का आपको डालना चाहिए। आपने टोटल 12 मंथ्स का पे किया है, इसको ऐसे समझो, टोटल 12 मंथ्स का प्रीमियम पे करा। पर ये 12 के 12 महीने इसी साल के थोड़ी ना है। इस 12 में से सिर्फ 6 महीने इस साल के हैं। 6 महीने का प्रीमियम तुमने नेक्स्ट ईयर के एडवांस में पे करा है। तुम बोलोगे सर एक ही साल तो पे करा है, पर अकाउंटिंग ईयर तो बीच में ब्रेक कर रहा है ना इस चीज को। ये पॉइंट है हमारा। हमारा तो ईयर 31 मार्च तक खत्म हो जाता है। मेरे पी एंड एल में सिर्फ 31 मार्च तक के एक्सपेंसेस आने चाहिए। मैंने जो 6000 पे करे वो पे किए हुए हैं 30th सितंबर अगले साल के 6 महीने के भी। तो वो 6 मंथ्स मेरे लिए प्रीपेड बन जाते हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आई? Yes, sir. तो हमारा यहाँ 6 मंथ्स है और यहाँ 6 मंथ्स है। 6000 टोटल 12 मंथ्स का है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि 1 मंथ का प्रीमियम कितना हुआ, मैं बोलूंगा 6000 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 500 रुपीज। तो इस साल का कितना है? इंटू 6 मंथ्स 3000 रुपीज इस साल के, और ये 3000 मेरा प्रीपेड बनता है। ये मैंने पिछले नेक्स्ट ईयर के पैसे एडवांस में दिए हुए हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है। अब हम क्या करेंगे? दो इफेक्ट्स क्या होते हैं प्रीपेड के। इस साल जो आप अपने पी एंड एल में 6000 रुपीज लिख रहे हो, इस साल का एक्सपेंस तो है ही नहीं 6000। इस साल का एक्सपेंस तो सिर्फ 3 है। जो ये 3 है जो प्रीपेड है नेक्स्ट ईयर का, उसको यहाँ से माइनस करो। तो यहाँ पे माइनस करो प्रीपेड इंश्योरेंस। मेरे को पेन का कलर बदलने दो। माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 रुपीज। तो इस साल का एक्सपेंस हमारा 3 ही हो गया। अब सर ये 3 जाएगा कहाँ? प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट होता है। क्यों? आप किसी भी लॉजिक से लगा लो, एक तो रट्टा ही है कि हाँ हाँ सर प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है। लॉजिक क्या है? ये फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है ना, इसका बेनिफिट मेरे को इस ईयर के बाद मिलेगा। और कोई भी चीज जो फ्यूचर बेनिफिट दे वो एसेट होती है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को बैलेंस शीट में लिखेंगे हम। अब कल मैंने कुछ पूछा था जो कृति ने आंसर दिया था, जो मैंने समझाया नहीं था, सिर्फ पूछा था। और आज हरलीन ने, अगर इफ यू कैन अंडरस्टैंड जो भी एडजस्टमेंट है तो तुम नई एडजस्टमेंट भी खुद से दिमाग लगा के सॉल्व कर पाओगे। तुम्हें ये नहीं है कि हमने पहले पढ़ी है रटा मारा है तो ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ अकाउंट्स कंप्लीटली लॉजिक पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जरूर बोलते हैं कि नहीं नहीं इसका तो याद करना पड़ता है कि इस एडजस्टमेंट के ये दो इफेक्ट है, इसके ये दो इफेक्ट है। याद क्यों करना है? खुद से भी बता सकते हैं हम दिमाग लगा करके कि क्या दो इफेक्ट्स होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है।
हालांकि अगर किसी को रटना हो तो आप रट सकते हैं प्रीपेड, मतलब आई डोंट प्रेफर दिस, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट होते हैं, पहला उसे सब्ट्रैक्ट करो अपने एक्सपेंसेस से, जिस जोन सा भी एक्सपेंस है वहां से सब्ट्रैक्ट करो P&L में, और दूसरा इफेक्ट उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दो। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रखना है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स ना हमेशा अल्टीमेटली बैलेंस शीट को बराबर ही करते हैं। कैसे? देखो, जब तुमने प्रीपेड इंश्योरेंस को एसेट साइड पे लिखा, तुमने 3000 एसेट में प्लस कर दिए सर, और जब तुमने 3000 को एक्सपेंस माइनस करा तो तुमने अपना प्रॉफिट एक तरीके से 3000 बढ़ा दिया। प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड ही हो जाएगा, तो तुमने अपनी कैपिटल भी, इस एडजस्टमेंट का बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि हमने 3000 एसेट में भी ऐड कर दिए और हमने 3000 कैपिटल में भी ऐड कर दिए। ये बात सबको समझ में नहीं आएगी, जिनको आती है अच्छी बात है। जैसे लोग कहते हैं अरे एडजस्टमेंट के बाद भी बैलेंस शीट मैच कर जाती है। एडजस्टमेंट होती ही ऐसी है, एडजस्टमेंट का इफेक्ट ऐसा होता है, या तो वो यहाँ भी प्लस करेगी, वो पेंसिल क्यों नहीं चल रही, आई गेस पेंसिल की बैटरी खत्म हो चुकी है, चलो पेंसिल को चार्जिंग पे लगाते हैं। एडजस्टमेंट का इफेक्ट ऐसा होता है कि वो लायबिलिटी और एसेट दोनों को, या तो दोनों में प्लस होगा, या वो दोनों जगह माइनस हो रहा होगा, या वो एसेट में ही प्लस होके एसेट में ही माइनस हो रहा होगा, तो बैलेंस शीट अल्टीमेटली तो इक्वल आई जाएगी ना। इस एडजस्टमेंट में क्या दो इफेक्ट्स हुए? एक इफेक्ट हुआ है कि एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 3000, पहले बैलेंस शीट अपने आप मैच कर ही रही थी, एडजस्टमेंट से 3000 हमने एसेट में ऐड करे, प्रीपेड इंश्योरेंस आया ना अभी नया नया 3000। दूसरा इफेक्ट क्या था इसका कि हमने 3000 का एक्सपेंस कम कर दिया, 6000 में से 3000 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्सपेंस को आपने कम कर दिया। एक्सपेंस कम कर दिया मींस आपने 3000 से प्रॉफिट बढ़ा दिया। 3000 से प्रॉफिट बढ़ गया मतलब ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, तो 3000 से कैपिटल और बढ़ गई तो वो लायबिलिटी साइड है, तो लायबिलिटी साइड भी 3000 से बढ़ गई और एसेट साइड भी 3000 से बढ़ गई। अगर आप कभी भी अपनी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स ऐसे सोच रहे हो जिससे एक साइड तो एसेट प्लस हो रही है पर दूसरे इफेक्ट में लायबिलिटी माइनस हो रही है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि बैलेंस शीट मैच कैसे करेगी फिर? तो ये भी एक तरीका होता है। जब मैं स्टूडेंट था, मैं ऑब्वियसली पहले तो दिमाग लगाता ही था कि इसके दो इफेक्ट्स क्या हैं, पर अगर मैं ऐसा दिमाग लगा रहा हूँ कि एक इफेक्ट एसेट को प्लस करता है और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी को माइनस कर देता है, तो मैं गलत सोच रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगी आपकी कभी। तो आपके दोनों इफेक्ट्स या तो एसेट लायबिलिटी दोनों को प्लस करने चाहिए या दोनों जगह माइनस होने चाहिए वो। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीधा लायबिलिटी में प्लस हो रहा होगा, वो P&L में प्रॉफिट को बढ़ा रहा होगा और वो प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में आ रहा होगा। तो दिमाग लगाने को बहुत सारे तरीके हैं अकाउंटिंग में जहां से हम ट्रेस कर सकते हैं कि हमारी गलती हम कर कहाँ रहे हैं। बस दिमाग लगाना है, सोचना है, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर नहीं होगा। बस एक सेकेंड, इसको ना, इसमें कितनी बैटरी है? बैटरी तो है इसमें 11%, फिर ये चल क्यों नहीं रही थी? पता नहीं। खैर, तो ये एडजस्टमेंट हो गई। अब ये नीचे नहीं लिखी थी, ये ब्रैकेट में लिखी थी, तो हमने खुद से दिमाग लगा लिया। और लास्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग 5000। सैलरी आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी है, सैलरी एक एक्सपेंस है, सैलरी आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा 5000। ठीक है, लास्ट चीज एक एडजस्टमेंट छूट गई है, क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस 80,000, हाउएवर इट्स कॉस्ट वाज 70। दोनों में से क्या लिखना है मेरे को? 70,000। 70, जो भी कम होता है एलसीएम, तो 70,000। अब इसके भी दोनों इफेक्ट्स देखो, ऐसे क्या दो इफेक्ट्स हैं इसके जिससे बैलेंस शीट मैच कर जाएगी? एक इफेक्ट है आप क्लोजिंग स्टॉक को एसेट में लिखोगे 70, आपने एसेट में 70 प्लस किया, अब लायबिलिटी में भी 70 प्लस होना चाहिए, तभी दोनों साइड्स मैच करेंगी। हम लायबिलिटी में तो लेकिन सर कुछ लिखते नहीं, हम डायरेक्टली लायबिलिटी में नहीं लिखते, हम कहाँ लिखते हैं? P&L ट्रेडिंग की इनकम साइड पे। मैंने इनकम साइड पे 70 लिखा, मतलब मैंने अपने प्रॉफिट को 70 से बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में ही तो ऐड हो जाएगा, तो मैंने अपनी कैपिटल को 70 से बढ़ा दिया। तो एक
इफेक्ट आपका एसेट पे 70 प्लस और एक इफेक्ट लायबिलिटी 70 प्लस। मैथ्स है, बड़ी सिंपल मैथ्स है। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स, यहाँ प्लस हो रहा होगा, मैं जब यहाँ लिखता हूँ तो पेंसिल नहीं चलती, यहाँ प्लस हो रहा होगा और यहाँ प्लस हो रहा होगा, सेम अमाउंट, डायरेक्टली नहीं, ऊपर से घूमता फिरता आ रहा होगा और यहाँ ऐसे इम्पैक्ट करेगा। या दूसरा क्या हो सकता है, किसी एडजस्टमेंट में एसेट भी माइनस लायबिलिटी भी माइनस, फिर से सेम आ गए। या फिर लायबिलिटी में ही प्लस और लायबिलिटी में ही माइनस, तो जितना वहां प्लस किया उतना ही माइनस कर दिया, बात बराबर। या फिर एसेट में ही प्लस और एसेट में ही माइनस। कोई भी एडजस्टमेंट का इफेक्ट कभी ऐसा नहीं होगा कि वो एसेट में माइनस करता है और लायबिलिटी को प्लस करता है, तो फिर तो बैलेंस शीट मैच कर ही नहीं सकती। ये इफेक्ट अगर कभी तुम्हारे दिमाग में आते हैं तो आप गलत सोच रहे हो, आपने एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट गलत समझे। ठीक है, ये चीज आपको हेल्प करेगी लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा, ये मेरी बात आज याद रखना। अगर तुम ऐसे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट ऐसे सोचने लग जाओगे ना तो बहुत हेल्प करेगा तुम्हें ये। अब क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। सेवेंटी ही है ना, और इधर भी क्लोज करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। तुम निकालोगे, मेरे को बता दो क्या आता है। आशी, आपने कुछ प्रैक्टिस की थी कल? हाँ जी सर, 2-3 क्वेश्चन करे थे ट्राई। कुछ हुआ, क्लोज हुए, फाइनल आंसर मैच हुआ आपका? हाँ जी। हुआ? अभी मेरे को फोटो भेजो आशी, अभी उस क्वेश्चन की फोटो खींचो और भेजो मेरे को, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो बाकी। फोर 150 यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 419,150 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। सबको पता है ट्यूसडे को टेस्ट है, ढंग से प्रिपेयर करना। अब तुम्हारे लास्ट के ही कुछ डेज हैं 11th पढ़ने के, फिर तो 12th में फिर से स्टार्टिंग में तो कौन ही सीरियस होता है, लास्ट के कुछ डेज हैं, अच्छे से कर लो। ये नहीं कि ऑनलाइन ही है चीटिंग कर लेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ये सब फिर बातें और ये सब ड्रीम्स एस्पिरेशन सी एंड ऑल। बोलो बोलो। सर मेरा ना एवरी ट्यूसडे और थर्सडे एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है 7:30, तो फिर मैं कैसे करूँ? आपने कल क्यों नहीं बताया? सर वो मेरे को पहले तो हमारी थर्सडेज की एक्टिविटी थी, बट इस बार ही ट्यूसडे का भी है। अच्छा, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया जो आप मेरे को कह रहे थे? हाँ जी सर, उसके बाद एक और राउंड हुआ था, उसमें वो 1-on-1 था, मतलब वो वीडियो कॉल के थ्रू हुआ था। तो फिर जब पहले पेपर वाला क्लियर हुआ था आपसे करवा के, वो फिर सेकंड वाला मेरे खुद का हो गया। तो बताना तो था ना नालायक। मैं कह रहा हूँ बताना तो था, जब आपका सिलेक्शन हो गया था उस टाइम बताते तो सही कि सिलेक्शन हो गया है।
मेरे को लगा नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने पूछा नहीं कि बेचारा बच्चा रो रहा होगा गम में, तो मैंने कहा छोड़ो क्या पूछा। नहीं सर, वो मैं भूल गई थी। तो देखते हैं, पर पढ़ाई तो करो, मतलब एक आधा दिन आगे पीछे करना होगा ना बस, तो पर उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, वरना ये पढ़ना छोड़ देंगे सब। अभी पढ़ो तो सही, वो अगर टाइम चेंज होगा तो वी विल सी। एट 700 तुम्हें पता है ये चैप्टर अभी कहाँ चल रहा है? सीए फाउंडेशन में। ये सेम चैप्टर सीए फाउंडेशन में है, एडजस्टमेंट वाला, सिंपल वाला नहीं, एडजस्टमेंट। और उसमें एडजस्टमेंट थोड़ी हायर लेवल की हो जाती है, पर बेसिक अच्छे से आएगी तब तो हायर आएगी ना। ये सेम चैप्टर सीए फाउंडेशन में चल रहा है इस टाइम पर। अब मैं तुम्हें वैसे बताता हूँ इस चैप्टर का रियल लाइफ यूज क्या है। जैसे हमारे सामने ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने बैलेंस शीट बनी हुई आती है और कंपनी बना चुकी है। अब बना लेने के बाद कंपनी बोलती है कि सर हम ना ये एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। ये रियल लाइफ में होता है, तुम्हें ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने बैलेंस शीट बना ली और वो फाइनल है, उसमें कई चेंजेस होते हैं। अब जर्नल्स रिकॉर्ड हो चुके थे ड्यूरिंग द ईयर, लेजर बन चुके थे, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। आपके सामने बस एक फाइनल अकाउंट जो जो तुम्हारे पास जैसे आ रहा है, ये आ रहा है और वो तुम्हें बताता है सर ये चीज रह गई थी। उस टाइम पे खुद से दो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आधे सेकंड का चीज होती है कि इसके दो इफेक्ट ये, इसके दो इफेक्ट ये, तो हम इसको, हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ये। बट नॉर्मल अकाउंटेंट्स, मेरे पास एक भाई साहब आए, बैलेंस शीट बनी हुई थी, ये बहुत पहले की बात है, और उसने मेरे को बोला कि सर इसमें ना कैश का बैलेंस गलत डला हुआ है। बैलेंस शीट मैच करती है और वो मेरे को बोल रहा है कि इसमें ना कैश 50,000 ज्यादा डला हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कैश 50,000 कम कर देता हूँ, पर दूसरा इफेक्ट क्या है? तो मेरे को कह रहा है दूसरा इफेक्ट मतलब? मैंने कहा अगर आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है, मैच कर रही है, मैं आपका कैश 50,000 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एसेट साइड 50,000 कम नहीं होगी? इसका दूसरा इफेक्ट भी तो कुछ होगा, वो 50,000 खर्च कहाँ हुए थे। नॉर्मल लोग ये सोच ही नहीं पाते कि बनी हुई बैलेंस शीट में चेंजेस कैसे करने हैं, क्योंकि शायद उनको डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। अबे दोनों जगह चेंज करोगे तो ही तो मैच करेगा ना, दो इफेक्ट डालोगे तो, दो इफेक्ट नहीं डालोगे तो मैच कैसे कर जाएगी वो चीज आपकी। तो हमारे लिए तो मतलब ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, पर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ क्योंकि अब इतने साल हो गए ये करते करते, ये चैप्टर रियल लाइफ एप्लीकेशन रखता है। जब आप भी सीए बनोगे, होपफुली जब बनोगे, बहुत सी बैलेंस शीट्स बन जाती हैं, प्रिपेयर हो जाती हैं, और जब आप ऑडिट करते हो, आप चेक करते हो, तो आप कहते हो कि आपने तो ये चीज रिकॉर्ड नहीं करी, या ये चीज आपने गलत रिकॉर्ड करी। तो बनी हुई बैलेंस शीट में ही तो चेंज कर रहे हो तुम, ये एडजस्टमेंट ही तो है। उस टाइम पे उसके क्या दो इफेक्ट्स होंगे वो मैं नहीं, तब तक तो मतलब बहुत अच्छे से सोच पाओगे, पर हाँ स्टार्टिंग तो यही है ना इसकी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये समझ गया ना जो इंसान, वो बैलेंस शीट पी एंड एल का स्ट्रक्चर समझ गया। एडजस्टमेंट जिसको समझ आ गई ना, उसको समझ आ गया कि ऊपर से कैसे चीज इंपैक्ट करती है नीचे बैलेंस शीट तक। तो हम एक एडजस्टमेंट डालते हो बैलेंस शीट में, आपने क्लोजिंग स्टॉक डाला एसेट में, एक क्लोजिंग स्टॉक डाला आपने ट्रेडिंग में, तो बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल कैसे होगी? क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग का बैलेंस नेट प्रॉफिट में आया, और नेट प्रॉफिट का बैलेंस कैपिटल में ही तो, लायबिलिटी में ही तो प्लस हुआ। तो तुमने 70 जहां एसेट में प्लस किया, तुम्हें नेट प्रॉफिट में भी 70 प्लस करना था, और हमने वही करा। हमने इनकम में 70 लिखा तो नेट प्रॉफिट हमारा 70 से बढ़ गया, तो वो कैपिटल में 70 आ गया। यही है बेसिक, मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। बट इंटरेस्टिंगली 95% स्टूडेंट्स को ये बात कभी समझ ही नहीं आती। वो जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि अरे एडजस्टमेंट के बाद भी देखो ये जादू है कि बैलेंस शीट मैच कर जाती है, एक इफेक्ट यहाँ डलता है, एक वहां डलता है, पर मैच यहाँ कर जाता है। यार ऊपर से फ्लो करता हुआ है तो नीचे सब आ रहा है, तो मैच तो करेगा ही। बट वेल, क्या कर सकते हैं। सर P&L दिखाना एक बारी। छोटा सा है इसका पीएनएल। ठीक है सर। अभी हमारे पास क्वेश्चन तो है, तो हम लोग इसको कर नहीं, इसमें जीएसटी आ गया ना, जीएसटी वाली तो मैं नहीं दे रहा आपको एडजस्टमेंट। अगर हमारे पास कोई ये बड़ी ज्यादा एडजस्टमेंट है, इसमें 7 है, और इसमें एक बैड डेट की भी है।
जीएसटी ना हो ना तो मैं दे देता हूँ, नहीं असाइनमेंट में से देता हूँ, अगर कोई उसमें छोटा क्वेश्चन है तो उसमें भी ना असाइनमेंट तो थोड़ा टफ रहता है, बट आई गेस कि उसमें कोई आसान क्वेश्चन हो। देखो 23 क्वेश्चंस असाइनमेंट के भी हैं, और एक और कि सर कितनी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं आपके सिलेबस में? देयर आर अराउंड 14। अब तुम्हें एक तो पता है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, तुम्हें पता है, तुम्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पता है, कल की थी वो फिर से करेंगे, डेप्रिसिएशन की पता है, प्रीपेड एक्सपेंस की पता है, ये 4 तो हमने की है ना अब तक। अब और क्या क्या होंगी, जैसे बैड डेट की एडजस्टमेंट होगी। बैड डेट अगर हो गया, नीचे लिखा है एक बैड डेट हो गया, इसके दो इफेक्ट सोचो, बैड डेट की जर्नल सोचो और दो इफेक्ट तुम सोच लोगे, सोचो, टाइम लगेगा। बैड डेट के क्या दो इफेक्ट्स होंगे? नीचे लिखा है 5,000 रुपए बैड डेट हो गए, क्या करोगे? एक एक्सपेंस पड़ेगा और जिससे हमने पैसे देना है उसमें से माइनस कर देंगे। डेटर में से। हाँ जी। हाँ, शाबाश। तो मैंने नहीं बताया, आपने खुद से कर लिया। अब बस एक ही केस हो सकता है कि हरलीन स्कूल में कर चुकी है और वो हमें बता नहीं रही, ऐसा अगर आप कोई मानना सर चाहते हो। सच्ची में नहीं किया स्कूल में। शाबाश। मैंने नहीं बताया था ना अभी तक बैड डेट में, तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर तुम्हें जर्नल आता है, चीख चीख रहा था ना, गले फाड़ रहा था ना, कर लो इसको तमीज से, कोई वजह थी। और अभी भी कह रहा हूँ इस चैप्टर को तमीज से कर लो, 12th और आगे की फाइनेंशियल लाइफ बहुत आसान हो जाएगी आपकी, जिसको करना है कर ले। बैड डेट की जर्नल एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, टू डेटर, मतलब इसका सेंस क्या बना? पैसे डूब गए तो खर्चा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, इसलिए एक्सपेंस डेबिट हो गया। और वो डेटर जिसने देने थे, मैंने उसके नाम के आगे लिखा हुआ था इसने मेरे को 50 देने हैं, उसने बोल दिया नहीं दूंगा, तो अब डेटर थोड़ी ना रहा, डेटर तो खत्म हो गया, पैसे देने से मना कर दिया उसने, तो ये एक्सपेंस है जो बढ़ गया तो डेबिट हो गया, और ये आपका एसेट है जो कि खत्म हो गया, इसलिए क्रेडिट हो गया। ये दो इफेक्ट बस डाल दो। एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा? बैड डेट का एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऐसा तो नहीं है पैसा डुबाए बिना मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इनडायरेक्ट है, P&L में चला जाएगा। और जो डेटर है वो एसेट आपका कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डेटर में से उतना अमाउंट माइनस कर दो। अब इससे सर बैलेंस शीट मैच कैसे करेगी? देखो, तुमने अपने एसेट में से जो भी अमाउंट है, मान लेते हैं 10,000, आपने एसेट साइड से 10,000 माइनस कर दिए, लायबिलिटी से भी 10,000 फिर माइनस होने चाहिए। कैसे? तुमने अपना एक एक्सपेंस 10,000 से बढ़ा दिया, तुमने जो एक्सपेंस 10,000 से बढ़ाया, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करा ना, मतलब प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया, प्रॉफिट 10,000 से कम हुआ तो कैपिटल में 10,000 कम आए, कैपिटल लायबिलिटी साइड पे है, दोनों साइड से 10,000 माइनस हो गए, तो हमारी दोनों साइड मैच कर गई। सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन करना, ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। मेरे को बताओ असाइनमेंट किस किस के पास नहीं है, हैंड रेस करो। यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पता है, मैंने असाइनमेंट के सिर्फ 14 प्रिंट आउट्स निकाले थे, मेरे पास अभी भी 4 पड़े हुए हैं, तो 10 असाइनमेंट ही गए। कैसे है सबके पास? या तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल वही गिन रहा था, मैं कहा ये मेरे पास जो फर्स्ट बुक है उसकी एक कॉपी पड़ी है, मेरे पास जो सेकंड बुक है उसकी 2 कॉपी पड़ी हैं, कैसे? मैं तो गिन के निकालता हूँ, और मैंने हमेशा कम ही निकाले हैं क्योंकि मेरे को पता था बच्चों ने आना नहीं। 14 जिस टाइम पे मैंने निकाला है उस टाइम पे भव्य के स्कूल नहीं खुले थे, बहुत सारे बच्चे और भी थे, तो वो तो कभी पता नहीं क्या, कैसे? आदित्य आपके पास नहीं है असाइनमेंट? आदित्य तुम्हारा माइक नहीं चल रहा। नहीं, पीडीएफ है। हाँ तो नहीं है ना फिजिकल कॉपी, एक तो आपके पास नहीं होगा, और आई गेस मानस ने पिछली बार बोला उसके पास है, माही ने ले लिया, तो कैसे? अबे खुद बच्चे पैदा कर दिए क्या उसने? 14 ही तो थे, 4 पड़े हैं, 10 ही गए, तो बाकियों के पास है कैसे फिर? चलो मेरे को क्या है, अगले साल काम आ जाएंगे वो, अगले साल दे दूंगा मैं। जिसके पास नहीं है अभी ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है और एडजस्टमेंट मैं अभी कर देता हूँ ऊपर, इसकी सारी एडजस्टमेंट्स इजी हैं, ये इसकी एडजस्टमेंट्स हैं।
आपको क्लोजिंग स्टॉक पता है क्या दो इफेक्ट रखता है? वेजेस और सैलरी आउटस्टैंडिंग के क्या दो इफेक्ट्स होंगे? देखो, वेजेस और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो जब तुम वेजेस लिखोगे, आउटस्टैंडिंग है मतलब इतने अभी हमने नहीं दिए, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब एक्सपेंस में ऐड कर दो, जो एक्सपेंस है उसमें ऐड कर दो, और लायबिलिटी में भी ऐड कर दो, ठीक, क्योंकि एक हमारा वो भी तो हो गया, इसकी वजह से लायबिलिटी। रेंट फॉर 2 months at the rate of 500 per month is outstanding, अगेन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, 1000 रुपए रेंट में ऐड कर देना P&L में, और लायबिलिटी में भी 1000 रुपए लिख देना। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी बाय 10%, जो भी रेट है, जो भी अमाउंट है, बिल्डिंग में से माइनस करना, मशीन में से माइनस करना, और उतना ही P&L में लिख देना एक्सपेंस में। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 आज कर लिया, उस एक्सपेंस में से माइनस करो और एसेट में ऐड कर दो, सिंपल। अब ये मैंने भी कोई रट्टे नहीं मारे हुए कि तुम्हें लग रहा है सर इतनी जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट बता भी रहे हैं, बहुत साल हो गए मेरे को करते हुए, मैं आंख बंद करके सोते हुए भी बता सकता हूँ कि इस एडजस्टमेंट के क्या दो इफेक्ट होते हैं, और तुम भी उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बच्चों वाली बात है ये, बस दिमाग चलाना होता है, उसके बिना कुछ। अभी यहाँ पे बुक बंद हो जाएगी, उसके बाद किसी का टॉम एंड जेरी शुरू हो जाएगा, किसी का मियाँ खलीफा शुरू हो जाएगा, तो उस केस में तो तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। सर 1 मिनट एसएस लेना है, ये लो एसएस, ये पूरा आएगा नहीं ना? सर वो एडजस्टमेंट्स का भी लेना। हाँ ये लो, इसके नीचे आंसर भी है। ये होमवर्क, कल छुट्टी है, कल आप ऐश करेंगे, हम मंडे को मिलेंगे और मंडे को देखते हैं कि तुमने ये किससे सॉल्व हुआ, देखते हैं, कोशिश करना, ऐसे ही मत आ जाना। चलो बाय बाय, टाटा। मंडे ट्यूसडे को का टेस्ट 5 o'clock ही है ना, जो नॉर्मल टाइमिंग है। हमने ना ट्यूसडे को टेस्ट किया था 7, पर मैं उसका टाइम फिर बदल दूंगा, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं उसे अपने टाइम पे ही ले आऊंगा, जो हमारी क्लास का टाइम है, ठीक है, मैं बता दूंगा सबको। चलो टाटा बाय बाय, मंडे को मिलेंगे, थैंक यू सर। बाय। सर मंडे को, अच्छा ठीक है।